namaste, vanakkam, annyeong. As you know, I'm your teacher Khushi and welcome to दीदी की पाठशाला। तो क्लास 8 आपके लिए जो मैंने चैप्टर 2 शुरू किया था सोशल साइंस का, जिसका नाम था भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण, जिसका पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था कल। आज मैं उसका पार्ट 2 आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। अब अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। और अगर आप लोग सोशल साइंस की बाकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो क्लास 8 की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पर, तो आप उसमें चैप्टर 1 के पार्ट देख सकते हैं और साथ ही साथ चैप्टर 2 का पार्ट 1 भी आपको वहां पर मिल जाएगा। तो आज हम इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत का टॉपिक जो हमने कल कवर कर लिया था, जिसमें हमने बात करी कि दिल्ली सल्तनत जो है 1206 से 1526 तक के कार्यकाल इसका रहता है, जिसमें 5 मुख्य वंश थे। गुलाम वंश के बारे में हमने एक ट्रिक भी हमने देखी थी कि गुलाम वंश की कि गुलाम खिलकर तुगुड़ तुगुड़ लोधी गार्डन गया, शायद लोधी गार्डन गया। तो इस तरीके से हमने एक ट्रिक देखी थी जिसमें हमने गुलाम वंश, ठीक है, उसके बाद खिलजी वंश, अगला आपका तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में जाना था। ठीक है, आज हम बात करते हैं कि क्या दिल्ली सल्तनत एक ऐसा, मतलब दिल्ली सल्तनत जिस वक्त उभर रही थी, क्या उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, क्या कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, क्या किसी ने कभी उनका विरोध नहीं किया इसीलिए वो इतने ज्यादा मतलब सफल हो पाए? तो ऐसा नहीं था। दिल्ली सल्तनत का विरोध होता रहा है क्योंकि उन लोगों का कार्य था, मैंने आपको बताया था कि उनकी विशेषताएं थी, वो क्या करते थे, साम्राज्य विस्तार किया करते थे, उसके लिए युद्ध किया करते थे। तो युद्ध करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है किसी अन्य राज्य के साथ युद्ध होगा, किसी दूसरे एरिया में जाएंगे तो कोई भी राज्य अपने एरिया को ऐसे ही तो दे नहीं देगा, है ना। तो इसके लिए युद्ध होते थे, इनके काफी कॉम्पिटिटर्स भी थे। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि दिल्ली सल्तनत का विरोध कहाँ कहाँ पर हुआ। तो सबसे पहले जो है पूर्वी गंग वंश जो है, इसमें यहाँ पर आपका क्या होता है, दिल्ली सल्तनत का विरोध होता है। इसका एक प्रमुख मतलब राजा था, या जो फेमस राजा थे उसका नाम था नरसिंह देव प्रथम। ठीक है, नरसिंह देव प्रथम वो राजा थे जो कला से उनको बहुत प्यार था, साहित्य से उन्हें बहुत प्यार था। ठीक है, तो नरसिंह देव प्रथम ने क्या किया, दिल्ली सल्तनत की सेनाएं जब यहाँ पर पहुंची तो इन दोनों सेनाओं के बीच में काफी युद्ध हुआ और युद्ध के बाद जो नरसिंह देव हैं उन्होंने क्या करा, दिल्ली सल्तनत की सेनाओं को हरा दिया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की सेनाओं को हरा दिया और इसी विजय के उपलक्ष्य में, दिल्ली सल्तनत को हराने के उपलक्ष्य में इन्होंने उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर, जो आप उड़ीसा में है, उस कोणार्क सूर्य मंदिर को बनवाया। किसने बनवाया भाई? नरसिंह देव प्रथम ने। ठीक है, और कहा, पूर्व गंग वंश के ये राजा थे। क्यों बनवाया था? क्योंकि दिल्ली सल्तनत को की सेनाओं को इन्होंने हरा दिया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगले वंश की, तो अगला जो वंश है वो है आपका होयसल वंश। ठीक है, होयसल वंश की अगर हम बात करें तो ये जो है ये दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली राज्य था, वहां का वंश था होयसल वंश। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो बेलूर और हेलीबिडू, ठीक है, बेलूर और हेलीबिडू नाम के सुंदर मंदिर यहाँ पर होयसल वंश के राजाओं ने बनवाए हैं और ये इसके लिए प्रसिद्ध है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर, नरसिंह देव प्रथम और होयसल, बेलूर और हेलीबिडू के सुंदर मंदिर इन्होंने बनवाए हैं। ठीक है, इसके अलावा ये तो 2 हो गए, इसके अलावा मेवाड़ के राजाओं द्वारा भी ऐसे मतलब वो मिलते हैं, हमें साक्ष्य मिलते हैं कि मेवाड़ के राजाओं ने भी दिल्ली सल्तनत का कड़ा विरोध किया है। तो मेवाड़ के राजाओं ने जो विरोध किया उसमें क्या, जैसे कि यहाँ पर एक राजा का नाम आता है जिसका नाम है राणा कुंभ। क्या नाम है? राणा कुंभ। ठीक है, राणा कुंभ ने दिल्ली सल्तनत का बहुत कड़ा विरोध किया, काफी युद्ध हुए इनके बीच में और एट द एंड राणा कुंभ जो है वो दिल्ली सल्तनत से जीत जाते हैं और इसी खुशी में वो बनवाते हैं कुंभलगढ़ का दुर्ग। ठीक है, अब ये जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है वो कहाँ पर है? अरावली पहाड़ियों पर स्थित है आपका कुंभलगढ़ का दुर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात करी कि दिल्ली सल्तनत का विरोध कहाँ कहाँ हुआ, तो पूर्व गंग वंश में नरसिंह देव प्रथम ने इनको हराया। इसके अलावा होयसल वंश जो दक्षिण भारत का काफी शक्तिशाली वंश था। ठीक है, इसके अलावा मेवाड़ के राणा कुंभ, इसमें एक और था आपका बहमनी साम्राज्य। ये बहमनी साम्राज्य भी था, लेकिन इस बहमनी साम्राज्य का दिल्ली सल्तनत के साथ उतना विरोध नहीं था जितना इसका विजयनगर के साथ विरोध था। तो हम अब सबसे पहले, अभी दिल्ली सल्तनत तो आपको खत्म हो जाता है,
लेकिन इसी के साथ एक और वंश जो है वो 14वीं शताब्दी में उभरता है, या अगर देखें साम्राज्य यहाँ पर उभरता है, जिसको हमने नाम दिया विजयनगर साम्राज्य। अब ये विजयनगर के नाम से पता चलता है इसका नाम विजयनगर क्यों रखा गया, क्योंकि ये विजय का नगर था, जीत का शहर था, इसीलिए इसको विजयनगर नाम दिया। और इसकी स्थापना जैसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी थी किसी ने, उसी तरीके से विजयनगर की स्थापना करने वाले दो भाई थे। इन दो भाइयों का नाम था हरिहर और बुक्का। क्या नाम था इनका? हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने 14वीं शताब्दी में किसकी स्थापना करी थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। ठीक है, अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इसकी विशेषताएं क्या थी? सबसे पहली बात कि ये दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। क्या? विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या इसका संघर्ष चल रहा था? इसका संघर्ष किस किस के साथ चल रहा था? बहमनी सल्तनत के साथ और साथ ही साथ दक्कन के राज्यों के साथ विजयनगर साम्राज्य का काफी संघर्ष चल रहा था, देखने को मिलता है। और इसी कन्फ्लिक्ट की वजह से आप देखेंगे इन फ्यूचर विजयनगर साम्राज्य का पतन भी हो जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ विजयनगर की अगर राजधानी की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी आपकी क्या है? हम्पी। और रिसेंटली जो आपका विजयनगर है वो, ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके एक फेमस राजा हुए हैं जिनका नाम है कृष्णदेव राय। क्या नाम है इनका? कृष्णदेव राय। ठीक है, तो कृष्णदेव राय की अगर हम बात करें तो कृष्णदेव राय जो है वो विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक हुए हैं। इनकी प्रसिद्धि का कारण क्या था? वैसे तो काफी राजाओं ने साम्राज्य का विस्तार किया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कृष्णदेव राय के समय पर सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार हुआ है। ठीक है, साम्राज्य विस्तार काफी अच्छा हुआ इनके समय में। और साथ ही ये कला और साहित्य के प्रेमी थे, तो इनके समय पर काफी मंदिर, गोपुरम वगैरह के निर्माण जो है इस एरिया में कराए गए हैं। इसीलिए भी विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है जब भी हम विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, साम्राज्य का इन्होंने काफी विस्तार किया। इसके अलावा आप देखेंगे कि साहित्य, कला और मंदिरों का संरक्षण उन्होंने किया, क्योंकि साहित्य और कला के ये प्रेमी थे बहुत ज्यादा, मतलब इन्हें लगाव था इन चीजों से। तो इनके समय पर आप देखेंगे काफी मंदिरों का निर्माण हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ जो पुराने मंदिर हैं उनके संरक्षण के लिए भी कृष्णदेव राय ने काफी काम किया है। ठीक है, कृष्णदेव राय का नाम तो आपने सुना ही होगा, एक तेनाली रामा वाला सीरियल भी आता था जिसमें जो राजा थे तेनाली रामा, इन्हीं के तो मतलब सभा में एक मंत्री थे या सभापति थे। ठीक है, तो आपके तेनालीरामा वाले में वही वाले कृष्णदेव राय हैं ये। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? इसी के साथ इन्होंने तिरुपति और विट्ठल मंदिर के निर्माण में भी सहायता दी थी। किसने? कृष्णदेव राय ने। ठीक है, तो कृष्णदेव राय के बारे में ये हमने देखा। और ये कहाँ के राजा थे? विजयनगर साम्राज्य के। इसके बाद अब क्या होता है? अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि बहमनी सल्तनत और दक्कन के राज्यों के साथ इनका संघर्ष काफी समय से चला आ रहा था। और यही कारण बनता है किसका? विजयनगर साम्राज्य के पतन का। तो विजयनगर साम्राज्य का जो पतन है वो, या अंत है, वो कब हो जाता है? 1565 में एक तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जिसे राक्षसी तांगड़ी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध हुआ और उस युद्ध में क्या हो जाती है? यहाँ के शासक की हार हो जाती है और यहीं से विजयनगर साम्राज्य का जो पतन है वो शुरू हो जाता है। विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है और हम्पी को पूरी तरीके से लूट कर क्या कर दिया जाता है? नष्ट कर दिया जाता है। विजयनगर साम्राज्य के पतन में 1565 के तालीकोटा के युद्ध के बाद जब ये हार जाते हैं यहाँ के शासक, तो इसका क्या हो जाता है? पतन हो जाता है, इसका अंत हो जाता है। ठीक है, और अंत के साथ ही क्या होता है कि हम्पी को ये लूट लेते हैं और हम्पी को पूरी तरीके से लूट कर नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो एक बहुत ही बड़ा, एक अच्छा, मतलब एक साउथ के साइड में, दक्षिण के साइड में एक बहुत ही समृद्ध साम्राज्य हुआ है विजयनगर अपने समय पर। लेकिन एक 1565 के तालीकोटा के युद्ध के बाद ये पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। ठीक है, पूरी तरीके से नहीं कहेंगे लेकिन नष्ट हो जाता है ना। देखिए, अब बात करते हैं आपके विजयनगर के प्रमुख वंशों की। ठीक है, विजयनगर की हम बात करें तो अभी विजयनगर जो है रिसेंटली अगर हम देखें तो कर्नाटका के अंदर, ठीक है, जो अभी रिसेंट में आपका कर्नाटका है, वहां पर विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था। ठीक है, तो इसके प्रमुख वंश हैं, ये आपकी बुक में नहीं दिए गए हैं, पर मैं आपको एडिशनली बता रही हूँ कि 4 वंश हैं जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य के विस्तार में योगदान दिया है, या यहाँ के प्रमुख वंश हैं। तो वो है आपके
सबसे पहला वंश है आपका संगम वंश, जो 1336 से 1485 तक रहा था। और हरिहर और बुक्का जो है, ये दोनों का संबंध किससे है? इसी संगम वंश से है। ठीक है, संगम वंश जिसमें जो 1336 से 1485 तक रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगला आपका वंश है सालू वंश। ठीक है, सालू वंश की बात करें, सालू वंश या सुलू वंश भी इसको कहा जाता है। ये 1485 से 1505 तक का इसका कार्यकाल रहा है। इसके बाद अगला आपका वंश आता है तुलुक वंश। ठीक है, तुलुक वंश जो 1505 से 1570 तक है। ठीक है, और उसके बाद अगला है आपका अराविदो वंश। अराविदो वंश जो है वो 1570 से 1646 तक रहा है। वैसे जो अगर देखा जाए तो यहाँ पर इनका नष्ट और इनका पतन शुरू हो गया था, लेकिन फिर भी अराविदो वंश ने इसको वापस से खड़ा करने की कोशिश करी और इसने काफी मदद की। ठीक है, तो अराविदो आपका लास्ट जो है इसका वंश रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो आपके कृष्णदेव राय हैं, इनका संबंध जो है वो तुलुक वंश से था, यानी कि तुलुक वंश के शासक थे आपके कृष्णदेव राय। अब इसकी एक ट्रिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि आपको कैसे याद रखना है विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख वंशों को। तो आपको क्या याद रखना है? सस्ता। ठीक है, सस्ता याद रखना है। सस्ता में सस्ता की स्पेलिंग है SSTA। ठीक है, SSTA, या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं SSTA। ठीक है, SSTA ऐसे भी याद रख सकते हैं। SST का ही सब्जेक्ट है ना, SSTA भी याद रख सकते हैं या सस्ता भी याद रख सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे। सस्ता में क्या? S फॉर संगम वंश। ठीक है, दूसरा S सालुव या सुलुव वंश, T मतलब तुलुक वंश और A मतलब अराविदो वंश। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का पार्ट 2 जो है इस चैप्टर का कंप्लीट होता है। ठीक है, ऐसे ही और वीडियोस के लिए आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, चैनल को शेयर करना है, और आपको क्या करना है? मेरे साथ ऐसे ही बने रहना है। ठीक है, तो इसका पार्ट 3 बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि वंश को याद करने की जो ट्रिक्स हैं वो आपको कैसी लग रही हैं, ताकि मैं हर वीडियो में आपके लिए ऐसी चीजें, ऐसी ट्रिक्स लेकर आऊं ताकि आप लोग उसको इजीली याद कर सकें। तो मेरा चैनल, साथ ही साथ आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये एक इन्फॉर्मेटिव चैनल भी है। तो आपके जो बड़े भाई बहन हैं जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए, ताकि उन तक लेटेस्ट अपडेट जो है वो पहुंचती रहे। तो अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।